हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब बच्चों होंगे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा पक्षमाप और कशाबी का टॉपिक चल रहा था और चैप्टर हमारा चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई क्लास 11th का। इसके बारे में मैंने आपको जो कोशिका थी उसके कोशिका अंग हमारे चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सारे से ही कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन पक्षमाप कशाबी का मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो इसमें मैंने आपको इसके कार्य बताए थे, इसके लक्षण बताए थे और ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर ये एब्सेंट रहता है, सब कुछ बताया था। और पक्षमाप और कशाबिका में जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो आज मैं इसकी संरचना की बात करूँगी, इनकी स्ट्रक्चर की बात करूँगी जो हमारी रह गई है। तो इस टॉपिक में पक्षमाप और कशाबिका के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारी रह गई है। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आई होप कि बच्चों, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पक्षमाप और कशाबिका जो संरचना होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आधारकाय, एक होता है आधार्यकाय और दूसरा होता है तंतु। तो एक होता है आधार्यकाय और दूसरा है तंतु। इसे बोलते हैं, इसका नाम दूसरा है प्लेरोप्लास्ट भी से बोलते हैं और इसे बेसल बॉडी भी बोलते हैं। तो इसे बेसल बॉडी भी बोलते हैं और प्लेरोब्लास्ट भी बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जंतु कोशिका में इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पाई जाती है। यहाँ पर क्या मिलता है, प्लीफेरोप्लास्ट। इस संरचना का क्या नाम है, प्लीफेरोप्लास्ट। और उससे जो निकलेगा इससे एक संरचना निकलती है। इस जो ये बिंदु है डॉट सा, इसका नाम क्या है, प्लीफेरोप्लास्ट। या से क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, बेसल बॉडी या प्लीफेरोप्लास्ट या आधारकाय, जो आधार से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर इससे एक तंतु निकलता है और तंतु के ऊपर ये क्या होती है, ये झिल्ली होती है। तो इससे क्या निकलेगा, तंतु से निकलेगा। और ये तंतु इसे क्या बोलते हैं, जो उसके इसे घेरे हुए रखता है तंतु को, उसे बोलते हैं अक्षसूत्र, जो क्या होता है, झिल्ली से घिरा होता है। झिल्ली से क्या होता है, झिल्ली से आवृत होता है, यानी कि झिल्ली का क्या होगा, उस पर आवरण होगा। और ये क्या है, एक जंतु कोशिका है। ये क्या है, जंतु कोशिका। और ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। और जो ये बेसल बॉडी होती है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती। जो ये होती है, ये आधारकाय से जो आधारीय ये संरचना होती है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती। लेकिन जब ये तंतु निकलता है तो इस पर क्या होती है, झिल्ली होती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इस पर कोई झिल्ली नहीं होती। ये कैसा होता है, झिल्लीहीन होता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये कैसे होते हैं, झिल्लीहीन होते हैं बेसल बॉडी। लेकिन बेसल बॉडी से जो तंतु निकलेगा वो अक्षसूत्र से बोलेंगे, वो क्या होता है, झिल्ली से घिरा हुआ होता है। अगर हम बात करें तारक केंद्र की, तो जैसे आधारकाय है, इस आधारकाय से यानी कि बेसल बॉडी से जो तंतु निकलेगा, इससे मिलकर क्या बनते हैं, तारक केंद्र। जो आधारकाय होता है यानी कि प्लीफेरोप्लास्ट, जिसे बेसल बॉडी बोलते हैं, इससे मिलकर क्या बनता है, अगर इससे की बात करें तो इससे मिलकर बनता है तारक केंद्र। इससे मिलकर क्या बनेगा, तारक केंद्र। और ऐसे ही दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं, तारककाय बनाते हैं। अगर दो तारक केंद्र मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तारककाय।
तो ये हो गया तारककाय। तो अगर हम बात करें पक्षमाप और कशाभिका की, तो अगर हम इनकी बात करें लक्षण की, तो ये कैसे होते हैं, ये झिल्ली युक्त होते हैं। कुछ इनकी क्या होती है, इन पर झिल्ली होगी, क्योंकि कोशिका झिल्ली है, कोशिका पर क्या मिली है, यहाँ पर झिल्ली मिली है। तो ये कैसे होंगे, ये झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होंगे, झिल्ली युक्त होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ अक्षसूत्र की, अक्षसूत्र जो होता है, अगर हम इसकी संरचना को ऐसे काट के देखें बीच में से, तो इसमें कैसी संरचना दिखाई देती है, इसमें 9 त्रिक सूक्ष्म नलिका दिखाई देगी, यानी कि 9 सूक्ष्म नलिका की तरह जो आपस में 9 नलिका होंगी और जो आपस में 2 सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़ी होंगी, यानी कि 2 गोल गोल नलिकाओं से मिलकर बनी होंगी। तो ऐसी परिधि पर क्या मिलती है, 9 दीर्घ सूक्ष्म नलिका मिलती है। अक्षसूत्र को अगर हम बीच में से काटें, तो काट के इसमें से अगर हम इसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें से क्या दिखाई देता है, 9 नली जैसी संरचना दिखाई देंगी, जो आपस में दो जैसे गोल स्ट्रक्चर जैसी होती हैं, गोल या सिक्के जैसी होती हैं, तो वे 2 करके जुड़ी होती हैं, 9 सूक्ष्म नलिका मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलेंगी, अक्षसूत्र पर मिलेंगी, अक्षसूत्र के बीच में मिलेंगी। यानी कि अगर हम बीच में से काटें तो ऐसी संरचना इसकी दिखाई देती है अक्षसूत्र की। 9 तो बीच में मिलेंगी, और 9 तो जो होंगी परिधि पर मिलेंगी, और जो 2 होंगी, इसमें 2 कहाँ पर मिलती हैं, 2 सूक्ष्म नलिका जो केंद्र में मिलेगी। 9 तो होंगी जो परिधि पर मिलेंगी, जो 2 से जुड़ी होंगी, लेकिन जो 2 नलिका होंगी इसमें वो सूक्ष्म नलिका होंगी, तो वे कहाँ पर मिलेंगे, वो केंद्र पर मिलेंगी। तो दूसरा पॉइंट यही है। और केंद्र में 2 एकल सूक्ष्म नलिका मिलती है, यानी कि ये कैसी होंगी, ये सिंगल होंगी, ये जुड़ी हुई नहीं होंगी। 2 एकल सूक्ष्म नलिका मिल गई है, 2 एकल सूक्ष्म नलिका मिलेंगी कहाँ पर, बीच में केंद्र पर। लेकिन अगर किनारों की बात करूँ तो किनारों पर 9 मिलेंगी सूक्ष्म नलिका, जो आपस में 2 तीक्ष्ण सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़ी होंगी। और जो बीच में मिलेंगी वो 2 कैसी होंगी, 2 नलिका तो मिलेंगी, लेकिन कैसी होगी, एकल होगी, यानी कि अकेले क्या होंगी, सूक्ष्म नलिका मिलेंगी 2 केंद्र पर। तो ये होगी हमारी कशाभिका और पक्षमाप की संरचना के बारे में, और मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर बता दिए। तो ये हमारा ख़त्म होगी यहाँ पर पक्षमाप और कशाभिका। अब मैं तारककाय की बात करूँगी, तारक केंद्र, यानी कि तारककाय की क्या इनकी स्ट्रक्चर होगी, कैसे कैसे ही मिलकर बने होंगे। तो तारककाय और तारक केंद्र की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। जो तारककाय होता है वो 2 तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। तो तारक केंद्र जो होगा, 2 तारक केंद्र मिलकर एक तारककाय बनाते हैं। तो 2 तारक केंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, एक तारककाय बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं कि तारककाय की खोज किसने की। तो तारककाय की खोज किसने की थी, बावेरी वैज्ञानिक था, जिसने 1888 में इसकी खोज की थी। तो बावेरी ने की थी 1888 में। अगर हम बात करें कि तारककाय अनुपस्थित किस में होते हैं, जंतु कोशिका में ये पाए जाएंगे, लेकिन अगर अनुपस्थित की बात करें तो पादप कोशिका में क्या होते हैं, ये अब्सेंट होते हैं। पादप कोशिका में क्या होते हैं, ये नहीं पाए जाते। तो पादप कोशिका में क्या होंगे, ये अब्सेंट होंगे। तो ये हमारे हो गए तीसरा पॉइंट। पादप कोशिका में क्या होंगे, ये अब्सेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ तारककाय की, तो जो तारककाय होता है वो 2 तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। तो ये तारक केंद्र जो होते हैं, ये 2 जुड़े होते हैं 90 के एंगल पर। तो 2 क्या होंगे, ये
एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 90 का एंगल बना के रखते हैं। तो 90 का एंगल पर ये मिलते हैं, जो क्या बनाते हैं, तारककाय बनाते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी कि ये जो जुड़े होते हैं दो तारक केंद्र, तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो दो तारक केंद्र क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोण होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल पर 90 का एंगल बना के रखते हैं। तो ऐसे इनकी स्ट्रक्चरें मिलती है तारक केंद्र की। और कैसे होते हैं, झिल्लीन कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग कैसे होंगे, झिल्लीन होते हैं। अब बात करते हैं तारक केंद्र की लंबाई की। तो तारक केंद्र की जो लंबाई पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर। और व्यास कितना होगा इसका, तो 0.15 माइक्रोमीटर। तो उसकी तारक केंद्र की लंबाई की बात करें तो हमने देखा कि ये कैसे होते हैं, तारक केंद्र की लंबाई कितनी होगी, 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर। और व्यास कितना होगा, 0.15 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें जो कशाभिक और पक्षवाह के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो जो उनका आधारकाय था वहाँ से क्या हो रही थी, इनके निर्माण हो रहा था। यानी कि आधारकाय जो बेसल बॉडी थी वहाँ से क्या हो रहा था, पक्षमाप और कशाभिक की उत्पत्ति हुई थी। तो आधारकाय जो था, आधारकाय मिलकर क्या बन रहे थे, तारक केंद्र बन रहे थे। तो 6 पॉइंट ये हमारे हो गए 5.6 पॉइंट। तो पक्षमाप और कशाभिका की उत्पत्ति आधारकाय से होती है, और जो तारक केंद्र की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, आधारकाय से। जो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं, तारककाय का निर्माण करते हैं। तो यही मैंने पॉइंट आपको समझाया, और यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तारक केंद्र की संरचना कैसी होती है। तो अब बात करते हैं हम इनकी कार्य की। तो उनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य है तारक केंद्र कोशिका का विभाजन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इनकी संरचना जो होगी वो जैसे कशाभिका और फ्लैजेला पे क्या मिल रहे थे, 9 त्रिक नलिका मिल रही थी। लेकिन इनकी संरचना कैसी होगी, इनकी संरचना में 9+0 का क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा। यानी कि जो सूक्ष्म नलिका मिलेगी वो 9 मिलेगी। लेकिन कैसी होगी, 3 नलिकाओं से जुड़ी होती हैं, और कैसी मिलती हैं, परिधि पर 9 सूक्ष्म नलिका मिलती है। और जो बीच में क्या होती है, इन पे बीच में प्रोटीन मिलती है, कोई सूक्ष्म नलिका केंद्र पर नहीं मिलती, तो किनारे पर मिलेगी। और कैसी संरचना होती है, यानी कि जैसा पहिया होता है, पहिए के समान इनकी क्या होती है, संरचना होती है। तो अब इनके कार्य की बात करते हैं हम, यानी कि इनका कार्य क्या होगा, तारक केंद्र कोशिका विभाजन में क्या करेंगे, जैसे तारक केंद्र इनमें पाया जाएगा, और तारक केंद्र क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और कोशिका विभाजन कैसे होगा, कैरियोकाइनेसिस के द्वारा होता है, कैरियोकाइनेसिस अवस्था में संपन्न होता है। यानी कि एक कोशिका में केंद्रक मिलते हैं, तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक मिलेंगे, और 2 केंद्रक से 3 केंद्रक। तो ये एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, और 2 कोशिका से 3 कोशिका बनेगी। तो ये किस में अवस्था में होगा, ये कैरियोकाइनेसिस अवस्था में होगा। और दूसरा कार्य क्या होगा उनका, तर्कतंतु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये इसके कार्य हो गए। तो आई होप कि बच्चों मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगले टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।